नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 16 मार्च 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में। हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया था 6 जनवरी 2026 को। हमारा प्लान इसमें यह था कि मंडे टू फ्राइडे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उसको हम डिस्कस करेंगे, एंड सैटरडे संडे छुट्टी रखते हुए मंडे को सैटरडे और संडे एंड मंडे इंक्लूड करते हुए कंप्रीहेंसिव डिस्कशन करना। इस इनिशिएटिव को शुरू करने का जो मेन उद्देश्य ये था कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, आपकी स्टडी में कोई किसी भी तरह की रुकावट ना आए, और आप इस वीडियो के साथ में आपकी भी कंटिन्यूटी इम्प्रूव हो। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जिस तरह से आरपीएससी ने पैटर्न बदला है, करंट अफेयर्स पूछने का अपना जो तरीका बदला है, उसके साथ भी आप कोप अप कर पाएँ। साथ ही कुछ इस तरह की कंटेम्प्रेरी बातें, कुछ इस तरह के कंटेम्प्रेरी आर्टिकल्स इंक्लूड करना जिससे कि आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। और 4 से 5 सवाल हर छोटे बड़े एग्जाम में इस तरह के आते हैं जिनका सीधा कोई आंसर नहीं होता, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको आप आंसर कर पाओ। तो इस तरह हमारा ये इनिशिएटिव चल रहा है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो पीपीटी है, अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही हो तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हमारे इस यूट्यूब चैनल पे है, आप जो ज्वाइन कर सकते हैं प्राइम एजुकेशन हब के नाम से। तो वहाँ आपके लिए ये रिवाइज करने के हिसाब से भी ईजी रहेगा। चलिए दोस्तों, बिना आपका समय खराब किए और बात कर लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। हमने 2 दिन पहले जब फ्राइडे को हमने बात करी थी तब भी हमने इस रिपोर्ट का जिक्र किया था कि राजस्थान का जो राजकोषीय एक सूचकांक जो नीति आयोग ने जारी किया है, फिजिकल हेल्थ सूचकांक, उसमें जो रैंक है वो 12 से गिर के 14 पहुंच गई, यानी कि हमने और खराब प्रदर्शन किया है पिछले साल के मुकाबले। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा टॉपिक है, हमारी जो सेकंड यूनिट है पेपर 1 की, जो हमारा इकोनॉमी वाला सेक्शन है आरएएस मेंस में, ठीक है, उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है उसमें कि बजट और राजकोषीय प्रबंधन, यानी बजट वाले सेक्शन में भी ये कवर होता है, और राजकोषीय प्रबंधन यानी कि राजकोष का हम किस तरह प्रबंधन कर रहे हैं, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, इस हिसाब से भी। और इस यूनिट में जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 30 और 30, यानी कि 6 क्वेश्चन 5 मार्क्स के 30 मार्क्स हो गए, एंड 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन यानी कि 30 मार्क्स। तो हमारे 7 जो नंबर है 200 नंबर के पेपर में से यूनिट सेकंड जो हमारी इकोनॉमिक्स वाली है, जिसमें इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी वाला सेक्शन है, तो इसमें 6 क्वेश्चन 5 नंबर वाले पूछे जाएंगे और 3 क्वेश्चन 10 नंबर वाले। तो इस हिसाब से हमारे लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा टॉपिक है जिसको 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो उसके हिसाब से चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें आंसर में यूज करने हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये अगले 1 साल तक रिलेवेंट रहेंगे। अगर आपका मेंस अगले 1 साल में होता तो ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं। नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026। छोटे एग्जाम्स में सीधा पूछा जा सकता है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो 2000 रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, तो नीति आयोग जारी करता है, ठीक है। ये किसकी वित्तीय वर्ष 2023 और 24 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के हिसाब से राजस्थान की जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है। हमने बात करी थी कि जो रैंक थी वो पहले 12 थी, वो गिर के अब 14 पहुंच गई है, ठीक है। यहाँ बात हो रही है, और टोटल जो स्कोर है 100 में से वो 27.6, आप देखिए कि एवरेज से भी नीचे स्कोर है, ठीक है, जो कि 2022-23 यानी कि इससे प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 28.4 हमारा जो स्कोर था, तो उससे लगभग 1.2 ये गिर चुका है, ठीक है। तो इस हिसाब से राजस्थान को एस्पिरेशनल श्रेणी में रखा। देखिए, एस्पिरेशनल श्रेणी का मतलब होता है कि सुधार की काफी ज्यादा आवश्यकता है, तो उस जो श्रेणी है उसमें रखा है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह कि उड़ीसा और बिहार जैसे जो आमतौर पे थोड़े पिछड़े राज्य माने जाते हैं, उनसे भी राजस्थान की जो रैंकिंग है वो नीचे है, यानी कि उड़ीसा और बिहार भी राजस्थान से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं। हमारा जो राजकोषीय स्वास्थ्य स्कोर है वो है 27.6। आप इसको याद रखेंगे, आप अपने आंसर में सीधे मेंशन करेंगे तो आपके आंसर की जो इम्पैक्ट है, ओवरऑल जो इम्प्रेशन है वो बढ़ जाता है। 2022-23 में 28.4 था, जो कि लगातार गिरावट इसमें जारी है। प्रीलिम्स में भी इस तरह पूछा जा सकता है कि हमारा जो राजकोषीय स्कोर है वो लगातार गिर रहा है, तो ये जो आपका ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा, राइट। और ये अलग अलग कैटेगरीज है। राजस्व संग्रहण यानी कि राजस्व इकट्ठा करने में क्या स्कोर है, 29.4। जीडीपी के मुकाबले ऋण जो है उसमें 45% जो हमारी जीडीपी के मुकाबले हमारा जो ऋण है। और ब्याज का बोझ यानी कि जितना राजस्व, मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, मान लो 100 रुपए का टैक्स कलेक्शन टोटल हुआ राजस्थान में, इसमें आपका जीएसटी से जो सेंटर ने दिया आपको वो भी, और आपके स्टेट का जो टैक्स है वो भी, सभी आ गए इसमें। ये टोटल 100 रुपए का टैक्स मान लो कलेक्शन, तो 20 रुपए जो है वो सिर्फ लोन का इंटरेस्ट, यानी कि जितना स्टेट ने अपने ऊपर लोन ले रखा है उसका सिर्फ ब्याज चुकाने में जा रहा है, वो मूल रकम भी नहीं चुकाई जा रही है,
सिर्फ ब्याज चुकाने में कितना रुपया जा रहा है, 20 रुपए, यानी कि 20% जो हिस्सा है वो जा रहा है आपका सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में, जो कि काफी ज्यादा है। और जब इतना बड़ा हिस्सा अगर आपका सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में जाता है, तो फिर आपके लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने स्टेट के लोगों के वेलबींग के लिए खर्च करने की जो आपकी राज्य की कैपेसिटी है वो काफी कम हो जाती है। ठीक है। हालांकि एक सेगमेंट ऐसा है जिसमें राजस्थान अच्छा कर रहा है, वो है व्यय की गुणवत्ता, यानी कि जहां पैसा खर्च कर रहा है उसकी क्वालिटी राजस्थान की ठीक है। तो देखिए, हमें जो आंसर करने होते हैं सिविल सर्विस में, उसमें दोनों साइड की बातें लिखनी होती है। जब हम 3-4 चीजें राजस्थान सरकार की या राजस्थान ने जो परफॉर्मेंस करी उसकी अगर नेगेटिव साइड लिखते हैं, तो एक हमें पॉजिटिव साइड भी दिखानी होगी। तो वो पॉजिटिव साइड ये है कि वे की जो क्वालिटी है, यानी वे की जो गुणवत्ता है, वो काफी बेहतर है। इस मामले में अन्य सूचकांकों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन राजस्थान का रहा है। तो इस हिसाब से आपको बता दिया यूनिट सेकंड जो है, और प्रीलिम्स में भी ये पूछा जा सकता है इससे सवाल, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में भी ये सारी चीजें कवर होती है, एंड कंटेम्प्रेरी जो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट है उसके हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। चलिए, इसको आप तैयार कर लेंगे। आगे चलते हैं। इसमें राजकोषीय चुनौतियां क्या क्या है और सुधार के सुझाव क्या क्या है। देखिए, आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि राजस्थान के राजकोषीय संतुलन को ठीक करने के लिए, या तो सबसे पहले ये बताइए कि राजस्थान का राजकीय संतुलन क्यों इतना चुनौतीपूर्ण है और उसको ठीक करने के क्या उपाय आप सुझा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन अगर ये बनता है तो इसका सीधा आंसर ये स्लाइड है। कैसे? सबसे पहले भारी कर्ज, यानी कि भारी कर्ज होने की वजह से राजस्थान एस्पिरेशनल श्रेणी में, यहाँ पे आप लिख देंगे कि जो स्कोर है 2.27.6 है, जो कि लगातार गिर रहा है, यानी गिरावट का इसमें दौर है। तो वित्तीय जो गुंजाइश है वो सिकुड़ रही है। देखिए, वित्तीय गुंजाइश से मतलब होता है कि पैसा खर्च करने की जो राज्य की कैपेसिटी है, यानी कि अगर राज्य की कैपेसिटी कम होगी तो वो कल्याणकारी योजनाएं नहीं ला पाएगा, राज्य उतना खर्च नहीं कर पाएगा, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो पिछड़े हुए तबके हैं, उनके कल्याण के लिए उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर आप सोच के देखिए, आपकी जेब में पैसा ही नहीं है तो आप खर्च कहाँ से कर पाएंगे। आगे, राजकोषीय तनाव इससे बढ़ता है। कैसे? राजस्व का संग्रहण कम होता है, प्लस कर्ज बढ़ता जाता है, तो विकास कार्यों के लिए क्या होती है, धन की कमी हो जाती है। तो इस तरह ये राजकोषीय तनाव, आप इसको इस फॉर्मेट में भी आंसर में लिख सकते हैं। आगे डॉक्टर मनीष तिवारी है, जो कि एक्सपर्ट है, उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। हमें नाम या मेंशन करना आवश्यक नहीं है, अपने आंसर में सीधा लिखना है हमें सुधार के क्या क्या उपाय है। सबसे पहली चीज है कि सब्सिडी का युक्तिकरण। सब्सिडी का युक्तिकरण करने से मतलब है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो धनी लोग हैं वो भी सब्सिडी ले रहे हैं, तो उनको बाहर करना, और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको सब्सिडी में शामिल करना, या उन तक उस सब्सिडी का केंद्रीकरण करना, ये इसका उद्देश्य होता है। इससे क्या है कि सब्सिडी तर्कसंगत बनती है, राज्य पे भार भी कम होता है, और जो वास्तव में नेडी लोग हैं, जिनको वाकई में जरूरत है सहयोग की, साथ की, उन लोगों को वो पैसा मिले, वो सुविधा मिले, वो योजना का लाभ उनको मिले। जबकि जो लोग योजना में तर्कसंगत नहीं है, उनको योजना से बाहर किया जाए, उनको सब्सिडी से बाहर किया जाए। तो पहला काम तो ये किया जा सकता है। दूसरा, राजस्व में वृद्धि करनी है, यानी जीएसटी के आधार को भी बढ़ाना और अपने से भी राजस्व का संग्रह करना, यानी कि टैक्स बढ़ाने के लिए सरकार को उपाय करने चाहिए। जैसे हमारे शहरों के टैक्स काफी कम है, उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये सजेशन दूसरा देते हैं। आगे देते हैं कि खर्च का जो मैनेजमेंट है, आपको वो विकासात्मक कार्यों में खर्च को बढ़ावा दिया चाहिए, बजाय सैलरी और पेंशन, यानी सैलरी और पेंशन के खर्चे को कम करके आपका जो संपत्ति निर्माण है वो किया जाना चाहिए। यानी कि विकासात्मक, जो इस तरह की आपने कोई एक्सप्रेसवे बनाया, हाईवे बनाया, कोल्ड स्टोरेज बनाए, ठीक है, और कृषि मंडी की स्थापना करी, तो इस तरह के कार्य जिनसे कि आगे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इस तरह से आप अपने खर्च का प्रबंधन करना चाहिए। तो ये 3 जो सजेशन है वो राइटर इसमें देते हैं, एक्सपर्ट इसमें देते हैं, आप इसको देख लेंगे। और अगर इसको आपको अगला मेंस लिखना है आरएस का, तो आप इसको नोट डाउन भी कर लेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, हवा में बात करने से मार्क्स नहीं मिलते आरएस में, इसके लिए आपको बेसिकली फैक्ट्स लिखने होते हैं, रिलेवेंट फैक्ट्स लिखने होते हैं, और अगर आपकी रिलेवेंसी जितनी बढ़ेगी आंसर में, आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे, और तभी आप इस रेस में सबसे आगे भी होंगे और जीत भी चाहेंगे, राइट। चलिए आगे। आगे एक राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में बात हो रही है, एक हरित राजमार्ग के बारे में, एक आदिवासी खाद्य मेनू है जो कि अराकू काउनी है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो एक पीएसक्यू नेशनल अवार्ड है। देखिए, ये पीएसक्यू नेशनल जो अवार्ड है, इसमें कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम है, उसको गवर्नेंस नाउ के रूप में सबसे एक्सेलेंस इन इनोवेशन जो कैटेगरी है उसमें अवार्ड ये दिया गया है। देखिए क्यों दिया गया है, इन्होंने एक ध्वनि स्पंदन एक पहल करी है, जिसके हिसाब से जो लोग जिनको दिखाई नहीं देता, दृष्टिबाधित है, वो भी बस का अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी बस कहाँ जाएगी। तो ये एक पहल है जो कि किसने, कर्नाटका स्टेट जो परिवहन इनकी सेवा है, जो स्टेट परिवहन बोर्ड है, इसने किया, और इसको ये अवार्ड मिला। किसमें? एक्सीलेंस इन इनोवेशन, यानी एक तरह का नवाचार किया। जो समस्याएं यात्री फेस कर रहे थे, उन समस्याओं को बेसिकली कर्नाटक जो राजमार्ग डिपो है, कर्नाटक जो स्टेट रोडवेज है, उसने इसको एड्रेस किया और उसको ये अवार्ड मिला। पूछा जा सकता है क्योंकि नवाचार की श्रेणी में है और नेशनल अवार्ड है, इस हिसाब से। आगे नेशनल ग्रीन कवर इंडेक्स,
देखिए, जितने हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इनके दोनों तरफ हरियाली का कितना कवर है, इसके हिसाब से एक रैंकिंग जारी करी है। ठीक है, किसने करी है रैंकिंग? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने मिलकर पहली बार 2025-26 की रिपोर्ट जारी की है। यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट तो क्यों हो जाती है? क्योंकि ये पहली रिपोर्ट है, पहली बार जारी करी है। किसने? नेशनल हाईवे अथॉरिटी और इसरो ने मिलकर करी है। लक्ष्य क्या है कि 30,000 किलोमीटर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको हरित आवरण बनाना और उसकी निगरानी करना। इसमें जो पहला राज्य आया वो असम है, दूसरा गुजरात है, तीसरा तेलंगाना है। तो ये रैंकिंग भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि आपको पता है एनवायरनमेंट जो है एक बड़ा कंसर्निंग जो है टॉपिक रहा है सिविल सर्विसेज में, तो स्पेशली, और एनवायरमेंटल जो चैलेंज है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, परीक्षा क्या है, आपसे सिविल सर्विस में या किसी भी एग्जाम में एग्जामिनर ये अवेयरनेस चाहता है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके बारे में आपको कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो पहले इसमें रैंकिंग भी याद रखेंगे। पहला असम, आपको पता उधर नॉर्थ ईस्ट में हरियाली ज़्यादा है, गुजरात, और तीसरा तेलंगाना। आगे क्या है, एक ट्राइबल मिलेट फूड मेन्यू जारी किया है। किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने। ठीक है, कहाँ किया है? अल्लूरी सीताराम राजू एक जिले का नाम है। ठीक है, आगे अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये भी न्यूज़ में है, क्योंकि ये जिला न्यूज़ में है। तो आगे हम बात करेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है और हमें कैसे इसको टैकल करना है, कैसे याद करना है। इन्होंने क्या किया, आदिवासी समुदाय की जो परंपरागत रेसिपी है उसके आधार पे कोदो, रागी, कोरो, ये एक तरह के मोटे अनाज है, इनसे मिला के एक रेसिपी तैयार की है जिसका नाम है अराकू काउनी। यानी कि एक आदिवासी द्वारा एक बनाया गया प्रोडक्ट है जिसका एडवर्टीजमेंट किया है, जिसको आगे बढ़ाया। देखिए, इससे क्या होगा, इससे एक तो ये होगा, आपको पता मोटे अनाज आजकल काफी चर्चा में और काफी जरूरी है हेल्थ के लिए। दूसरा, आदिवासियों का इस तरह का अगर प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाते हैं तो आदिवासियों की भी इनकम बढ़ती है, वो भी मुख्य धारा में लौटते हैं। तो इसके दोनों तीनों फायदे। और क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि आदिवासी समुदाय की काफी बड़ी जनसंख्या राजस्थान में भी है, तो उस हिसाब से। और हम एक सजेशन भी दे सकते हैं हमारे आंसर्स में, क्योंकि आदिवासी जो जनजातियां हैं हमारे राजस्थान की, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या योजना है, किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, ये हमारे सिलेबस में है। तो हम इसको एज एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं कि हम भी हमारे राजस्थान के आदिवासियों को आंध्र प्रदेश ने जिस तरह अराकू काउनी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उस तरह की पहल हम भी कर सकते हैं। तो आपका एक वन लाइनर सजेशन होता है जो आपको आधा पौना मार्क्स दिला सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ इस जिले का नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। देखिए दोस्तों, अल्लूरी सीताराम राजू ये एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें एक बहुत बड़ा योगदान था उनका। तो अब ये डिस्ट्रिक्ट न्यूज में है, तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में क्षेत्रीय योगदान भी हमारे सिलेबस में मेंस में भी और प्री में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू है, ठीक है, इनका उपनाम था मन्यम वीरुडू, जिसका मतलब होता है जंगलों का नायक, मन्यम वीरुडू। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर आप मूवीज देखने के शौकीन है तो RRR एक मूवी आई थी, उसमें जो रामचरण का किरदार था, ठीक है, वो कौन था? अल्लूरी सीताराम राजू से प्रभावित किरदार था। देखिए, एज इट इज तो कुछ नहीं होता, सिनेमैटिक आजादी के नाम पे काफी सारी चीजें बदल जाती है, लेकिन वो किरदार जो प्रभावित था वो अल्लूरी सीताराम राजू से था। ठीक है, उस मूवी में भी उस तरह दिखाया गया था। इनका जन्म कहाँ हुआ, ये चीजें तो एग्जाम में बेसिकली आजकल नहीं पूछी जाती, आप देख लेंगे। विचारधारा क्या थी? देखिए, गांधी जी से ये प्रभावित थे, गांधी जी के असहयोग आंदोलन से भी प्रभावित थे, लेकिन इन्होंने हिंसा का रास्ता चुना। इन्होंने लगा कि नहीं, इस प्रकार से चीजें नहीं होगी, हालांकि गांधी जी अच्छा करें, लेकिन मुझे इस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हिंसा करनी है। तो इन्होंने रंपा विद्रोह किया 1922 से लेकर 1924 के कारण। देखिए, असहयोग आंदोलन का जो काल है वो भी 1919-1920 है, और इसी समय 1922 से 24 के बीच इन्होंने रंपा विद्रोह किया। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, अल्लूरी सीताराम राजू भी इंपॉर्टेंट है, उनका कंट्रीब्यूशन, और रंपा विद्रोह भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। क्यों हुआ रंपा विद्रोह? देखिए, 1882 के आसपास ब्रिटिश सरकार से ने जो ब्रिटिश सरकार थी हमारे इंडिया में, उन्होंने मद्रास वन अधिनियम लेके आए, और इस वन अधिनियम के तहत पोडू जो है झूम खेती, देखिए जिसको स्थानांतरित कृषि भी बोला जाता है, इसको आंध्र प्रदेश में नाम था पोडू, इस झूम खेती पद्धति पर रोक लगाती थी। और यह आदिवासियों के जीवन निर्वाह का साधन थी। आदिवासी क्या करते थे कि जंगलों को एक जगह साफ किया, खेती की, फिर वहां ऐसे छोड़ दिया, फिर जंगलों को साफ किया, खेती की, और ऐसे छोड़ दिया। तो इस तरह की खेती को स्थानांतरित कृषि बोला जाता था, और इसके अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम थे। तो आंध्र प्रदेश में इसको पोडू बोला जाता था। इस पे प्रतिबंध लगा दिया। तो इसके अगेंस्ट में ये आदिवासियों के अस्तित्व पे सीधा प्रहार था, यानी आदिवासियों की जीविका से जुड़ा हुआ मुद्दा था, और इसी ने प्रभावित किया अल्लूरी सीताराम राजू को कि आप आदिवासियों के इस हक के लिए लड़िए। तो उन्होंने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। आगे क्या होता है, उन्होंने क्या किया? सबसे पहली चीज उन्होंने ये करी, विशाखापत्तनम और गोदावरी जो जिले थे, यहाँ के आदिवासी समुदायों को एकजुट किया। ठीक है, एकजुट करके इन्होंने छापामार युद्ध पद्धति अपनाई, यानी ब्रिटिश जो पुलिस के जो थाने थे उन पे ये अटैक किया करते थे अपने
टीम के साथ मिलके, अपने साथियों के साथ मिलके। साथ ही इन्होंने सामाजिक सुधार भी किए। देखिए, आदिवासियों को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आदिवासियों में शराब की जो लत है, ये शराब छोड़ने के लिए इन्होंने आदिवासियों को प्रेरित किया और गांधी जी से प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने खादी पहनने के लिए भी उनको प्रेरित किया कि आप खादी पहनिए। शहादत होती है इनकी 7 मई 1924 को, ब्रिटिश सेना पकड़ के एक पेड़ से बांध के इनको गोली मार दी जाती है। तो इस तरह, और इनका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहा कि पूरे के पूरे आंध्र प्रदेश में जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको गति मिली। तो अब देखिए इम्पैक्ट काफी बड़ा है। आगे देखिए, अगर रंपा विद्रोह आपने पढ़ा है तो आदिवासियों की इसी श्रृंखला में आप सन्यासी विद्रोह भी पढ़िए और मुंडा उल गुलान भील विद्रोह, ये तीनों जो आंदोलन है इनके बारे में भी आपको अभी पढ़ लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं इसमें भी ऐड कर सकता था बट ये वीडियो लंबा हो जाता और फिर जो हमारा मेन पर्पज है उससे थोड़ा सा हम डेविएट हो जाते। इस हिसाब से ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसी समय आप निकालिए वीडियो को, यहीं पॉज कीजिए और आप खत्म कर दीजिए सन्यासी विद्रोह, मुंडा विद्रोह और भील विद्रोह को पढ़ के, ताकि यही होलिस्टिक तैयारी। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर डे के एंड में अगर आपको ये फील नहीं होता कि आज कुछ क्वालिटी मेरी स्टडी में ऐड हुई है, कुछ एक्स्ट्रा मैंने रिमेंबर किया है, ठीक है, कोई नया कॉन्सेप्ट मैंने सीखा है, जब तक ये नहीं होगा तब तक आपकी एक्चुअल में कोई प्रोग्रेस स्टडी में होती नहीं है। हम रूटीन पढ़ते जाते हैं, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। उसके बजाय हमें किसी टॉपिक को पढ़ना चाहिए, उसको कंप्लीट करना चाहिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा बनाना चाहिए, जिससे कि आगे अगर कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें अपने को मदद मिल सके। ठीक है, चलिए आगे आगे देखिए। एक चीफ इलेक्शन कमीशन, हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनके खिलाफ विपक्ष ने महाअभियोग जो है प्रस्ताव लेके आए, एक नोटिस लेके आए हैं। देखिए, हमारे टॉपिक में सबसे पहली चीज, प्रारंभिक परीक्षा में सीधा टॉपिक है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो हमें पढ़ना होता है कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनकी पावर क्या है, शक्तियां क्या है, क्या कार्य करने के लिए नियुक्त होते हैं, क्या इनका अधिकार क्षेत्र है, क्या इनका कार्य क्षेत्र है, सारी चीजें हमें प्री के हिसाब से पढ़नी पड़ती है। मुख्य परीक्षा में एक टॉपिक है भारतीय राजनीतिक गत्यात्मकता, यानी भारतीय राजनीति किस प्रकार, किस तरीके से गति कर रही है, यानी भारतीय राजनीति किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो ये टॉपिक हमारा मेंस में है। तो दोनों के परिप्रेक्ष्य में ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की चयन प्रक्रिया, वो सारी चीजें हम प्री के हिसाब से पढ़ेंगे। साथ ही हमें ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि हमारी पक्ष विपक्ष की राजनीति किस तरह आगे से ले रही है, कैसे ऐसे मोटिवेशनल फैक्टर है, कैसे ऐसे ड्रिवन फोर्सेज है जो विपक्ष को इस तरह के मुद्दे उठाने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन को उनको पता है मेजोरिटी में यहाँ जो सत्तारूढ़ दल है वही है, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, महाभियोग प्रस्ताव पारित होगा नहीं। लेकिन क्या ये किस तरह से एक चुनावी हथकंडे तो नहीं है, क्या इससे कोई संवैधानिक प्रक्रिया बाधित तो नहीं होती, ये सारी चीजों के बारे में हमारी जानकारी बढ़ेगी। ठीक है, विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में नोटिस दिया है और देश में पहली बार किसी चीफ इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध इस तरह का कदम उठाया गया है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है छोटे एग्जाम के लिए कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, अब याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका कार्यकाल 2029 तक था। विपक्ष के 7 मुख्य आरोप है। देखिए, सबसे पहला तो पक्षपातपूर्ण आचरण और निष्पक्षता का अभाव है। विपक्ष का यह कहना है कि भाई ये पक्षपात करते हैं और इनका आचरण जो है उसमें निष्पक्षता का अभाव है। जो पहला आरोप विपक्ष का है श्री ज्ञानेश कुमार जी, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके ऊपर। दूसरा है कि चुनावी धोखाधड़ी की जो जांचें हैं उनको ये जानबूझ के रोक रहे हैं। तीसरा है कि मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित किया जा रहा है, किसके माध्यम से, एसआईआर के माध्यम से। ठीक है, आपको पता है एसआईआर काफी चर्चा में, इसके बारे में फिर अभी किसी दिन हम विस्तार से बात कर लेंगे। और अंतिम जो इनका आरोप है वो है कि सत्तारूढ़ जो दल है बीजेपी, उसको फायदा पहुंचाने का एक इंटेंट है, किसका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी का। तो ये सारा मुद्दा है। आगे हम बात कर लेते हैं कि हटाने की जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो क्या है। देखिए, एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 324। इनको हटाने की जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो मेंशन किसमें, आर्टिकल 324 में। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं। हाँ, होता क्या है इसमें, देखिए मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझाता हूँ। पक्ष विपक्ष ने सबसे पहले एक नोटिस देना होता है, किसको, स्पीकर लोकसभा और सभापति राज्यसभा। ठीक है, कैसे देते हैं, यहाँ 50 सदस्यों के हस्ताक्षर, यहाँ 100 सदस्यों के हस्ताक्षर। ठीक है, 100 सदस्यों ने हस्ताक्षर करे, स्पीकर को एक नोटिस दे दिया और 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके सभापति को एक नोटिस दे दिया। नोटिस ये दिया कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो ज्ञानेश कुमार है, इसके खिलाफ हम महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहते हैं। उसके बाद क्या प्रक्रिया है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो स्पीकर है और ये जो सभापति है, ये या तो एक्सेप्ट करते हैं इस नोटिस को या फिर रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक 3 सदस्यीय समिति गठित होती है। कौन कौन होते हैं इसमें, चीफ सीजेआई होते हैं, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, एक कोई एमिनेंट न्यायविद होते हैं, यानी न्यायपालिका से एक व्यक्ति होते हैं। और उसके बाद न्यायपालिका 2/3 के बहुमत से पारित करती है और राष्ट्रपति उसके बाद में
हटाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है, ये यही लिखी हुई है। 100 लोकसभा सदस्य, 50 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। उसके बाद सभापति और स्पीकर निर्णय लेते हैं, स्वीकृति देते हैं। उसके बाद एक जांच समिति जो कि 3 सदस्य होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज, सॉरी मैंने यहाँ सीजीआई बोला, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जनरल जज हो सकते हैं और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाँ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, और एक कोई न्यायविद। ये 3 लोग इस समिति में होते हैं। समिति अपनी रिपोर्ट देती है। उसके बाद पार्लियामेंट में यानी कि संसद में वोटिंग होती है, और वोटिंग दोनों सदनों में 2/3 के बहुमत से यह प्रस्ताव अगर पारित होता है तो उसके बाद राष्ट्रपति आदेश निकाल के और इनको पद से हटा देता है। ठीक है। कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, यानी कि एक प्रक्रिया को हार्ड रखा गया और इनको उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो यानी कि इनको पद की सुरक्षा दी गई है। आगे क्या कारण हो सकता है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आगे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, उसके बारे में हम बात करेंगे, और इसकी वजह से एक राजनीतिक नैरेटिव सेट करने के लिए, यानी कि एक परसेप्शन सेट करने के लिए विपक्ष की एक रणनीति हो सकती है। क्योंकि बाकी इनको आपको पता है, अगर आपके विपक्ष में आपके पास नंबर नहीं है तो आप उनको प्रस्ताव तो पारित कराने की स्थिति में नहीं है। तो ये एक प्रकार से एक सुर्खियां बटोरने वाला और एक नैरेटिव सेट करने वाला एक इवेंट हो सकता है। तो ये नैरेटिव सेट करने वाली जो बात है, ये हम जोड़ेंगे किससे, हमारी राजनीतिक गत्यात्मकता, यानी कि हमारी भारत की जो दलीय राजनीति है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, किस तरह परफॉर्म कर रही है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे हम पढ़ लेते हैं प्री के हिसाब से। आर्टिकल संविधान का भाग 15 और आर्टिकल 324 से 329 तक प्रावधान क्या है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आर्टिकल्स भी याद रखने हैं। 324 से लेकर 329, भाग कौन सा है, भाग 15 में किसके बारे में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। और इसकी नियुक्ति प्रक्रिया क्या है वो देख लेते हैं। देखिए एक संवैधानिक पद है, क्योंकि संविधान में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल कौन सा है, 324(2) के तहत इसकी नियुक्ति होती है। ठीक है, 324(2) के तहत किसके, राष्ट्रपति के द्वारा होती है, चयन समिति की सिफारिश पे। देखिए चयन समिति किसी नाम को रिकमेंड करती है, राष्ट्रपति को भेजती है, उसके बाद राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। इस समिति में कौन कौन होते हैं, देखिए पीएम होते हैं, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं जिसको पीएम ही नामित करते हैं, यानी होम मिनिस्टर हो सकते हैं, डिफेंस मिनिस्टर हो सकते हैं, एक्सटर्नल मिनिस्टर हो सकते हैं, कोई भी जो एक कैबिनेट मंत्री होता है उसको नामित करते हैं पीएम। एक पीएम खुद होते हैं और एक लोकसभा में विपक्ष के नेता जो कि राहुल गांधी जी है। ये 3 लोग होते हैं इस समिति में। ये 3 लोग किसी नाम को फाइनल करते हैं, उसको फिर राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्ति प्रदान करता है। कानून क्या है, देखिए उससे पहले 2023 से पहले क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीजीआई सदस्य थे, लेकिन नए कानून में उनकी जगह कैबिनेट मंत्री को दे दी है। पहले क्या होता था, प्रधानमंत्री होते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे और लोकसभा में विपक्ष के नेता होते थे। लेकिन अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह एक कैबिनेट मंत्री को सरकार ने 2023 में कानून बना के जगह दी है इस चयन समिति में। ठीक है, कार्यकाल क्या है, 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो वेतन हो सेवाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होती है, और सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही इनको पद से हटाया जा सकता है। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेंगे, एक ही बार में याद कर लीजिए, बात काम खत्म कीजिए, ताकि आगे आपको दूसरी चीजें पढ़ने के लिए समय रहे, और इसको बस एक बार जैसे आप रिवाइज करेंगे आपके लिए चीजें ठीक हो जाएगी। आगे आर्टिकल 324 के तहत ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की शक्तियों के बारे में बात की गई है। शक्तियों में 3 कैटेगरी है, पहली है प्रशासनिक शक्तियां, दूसरी है सलाहकारी शक्तियां और तीसरी है अर्ध न्यायिक शक्तियां। चलिए प्रशासनिक शक्तियां क्या क्या है, देखिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करता है। ठीक है, कि कौन सा निर्वाचन क्षेत्र कहां तक रहेगा, कौन सा कहां तक रहेगा। मतदाता सूची तैयार करते हैं, चुनाव तिथियों की घोषणा करते हैं। अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, तो उसकी घोषणा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की है। राजनीतिक दलों को मान्यता देते हैं और चुनाव चिन्ह का आवंटन भी करते हैं। इसके बारे में भी आगे और दोबारा एक है न्यूज, उसमें हम बात कर लेंगे। क्या प्रशासनिक काम है, सबसे पहला निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करते हैं, मतदाता सूची का प्रकाशन करते हैं, चुनाव की तिथियों की घोषणा करते हैं और राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह का आवंटन भी करते हैं। ये 4 काम क्या हो गए, प्रशासनिक काम हो गए, मेंस में पूछा जा सकता है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सलाहकारी शक्तियां। एक है आर्टिकल 103, एक आर्टिकल 192। आर्टिकल 103 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर संसद सदस्यों की अयोग्यता पर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। देखिए क्या होता है, अगर संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के बारे में कोई प्रश्न खड़ा होता है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 103 के तहत सलाह मांग सकते हैं किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि आपकी क्या राय है इसमें। तो वो 103 के तहत, आर्टिकल 103 के तहत राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं कि आप सर इसमें ऐसा कर सकते हैं। उसी तरह 192 के तहत विधानमंडल सदस्यों की अयोग्यता पर राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं। ठीक है, ये दोनों जो प्रावधान है ये हमारे जो है संवैधानिक प्रावधान है, आर्टिकल 103, आर्टिकल 192 आप याद रखेंगे। आगे कुछ क्वासी जुडिशरी शक्तियां भी है, यानी कि अर्ध न्यायिक शक्तियां। उसमें क्या है, चुनाव चिन्ह विवादों का निपटारा, यानी कि शिवसेना को आपको पता है महाराष्ट्र में विवाद हुआ दोनों के बीच में, लास्टली ये जो फाइनल डिसीजन दिया ये हमारे इलेक्शन कमिश्नर ने दिया कि किसका चुनाव चिन्ह रहेगा, कौन मुख्य पार्टी है, कौन टूटी हुई छोटी पार्टी। उस हिसाब से सारे जो इलेक्शन चुनाव चिन्ह को लेकर जो डिस्प्यूट होता है इस पर डिसीजन इलेक्शन कमिश्नर देता है। आचार संहिता के उल्लंघन पर नोटिस देता है, दंड देता है, और इलेक्शन कमीशन को सीईसी की सिफारिश पर हटाना,
एक और इम्पोर्टेंट बात देखिए, 3 लोग हैं हमारे, एक सीईसी है चीफ इलेक्शन कमीशन, और एक है ईसी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमिश्नर। ये 3 लोग हैं इस पूरी हमारे चुनाव आयोग में। ये जो है इसके लिए प्रक्रिया क्या है, वो जो हमने ऊपर बात करी महाभियोग की प्रक्रिया है, कैसे हटाया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया के माध्यम से। जबकि इलेक्शन कमिश्नर को, ये जो 2 इलेक्शन कमिश्नर, इनको इनकी सिफारिश पर, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा सीधा हटाया जा सकता है, यानी कि इनके लिए किसी भी प्रकार के महाभियोग की प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। महाभियोग की प्रक्रिया की जरूरत सिर्फ किसके लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए। ठीक है, आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025, यानी कि ये काफी राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि साहित्य का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है 2025। किसको मिला है, आर वेरामुथु। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में पूछा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कौन से में पूछा जाएगा वो अलग बात है, बट आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सर्वोच्च स्तर का पुरस्कार और एक ही पुरस्कार मिला है। ये 37 से अधिक पुस्तकों प्रकाशित कर चुके हैं और तमिल साहित्य के प्रमुख कवि है, यानी तमिल साहित्य में इन्होंने काफी अच्छा काम किया, इसलिए आर वेरामुथु को क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 मिला है। ठीक है, चलिए आगे। 7 बार इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ गीतकार रहे हैं फिल्मों में भी। पद्म श्री और पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, और अब मिला इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेंगे, आर वेरामुथु। ठीक है, आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में भी। भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, यानी कि साहित्य के सेक्टर में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। 11 लाख रुपए इसमें नगद मिलते हैं, और एक प्रतीक चिन्ह मिलता है, और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं, ये इंपॉर्टेंट है 11 लाख रुपए। ये पूछा जा सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है, 5 लाख, 11 लाख, 9 लाख, 3 लाख, जो भी है। तो आप ऑप्शन, आप अगर इसको याद रखेंगे तो आपका सही ऑप्शन क्लिक हो जाएगा, राइट। चलिए आगे। मयंक चक्रवर्ती है, जिन्होंने की 94th ग्रैंड मास्टर बने इंडिया के। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, उस हिसाब से नहीं है कि 94 ग्रैंड मास्टर, यानी इनसे पहले भी 93 लोग जो है वो ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो एक चीज तो ये कि लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर बने। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि असम के हैं और उत्तरी पूर्वी भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। ये इस मायने में ऐतिहासिक है। देखिए दोस्तों, हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी नेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से, नेशनल ज्योग्राफी के हिसाब से, हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से यह सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि 94वां नेशनल जो ग्रैंड मास्टर खिताब है वो किसको मिला है, मयंक चक्रवर्ती को मिला है, जो कि आसाम के रहने वाले थे, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ये पहले व्यक्ति है, ये पहला बच्चा है जिसने ग्रैंड मास्टर जीता है और ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, होंडा ईवी का एक प्लांट राजस्थान में स्थापित होने जा रहा है। कहाँ पे होने जा रहा है, टप्पूकड़ा खेरतल तिजारा में। ये टप्पूकड़ा आप नाम याद रखेंगे, क्यों होने जा रहा है, देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये न्यूज। आपको पता है 2024 में राइजिंग राजस्थान समिट हुआ था। उस समिट में लगभग 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। उन 35 लाख करोड़ के एमओयू में से 8 लाख करोड़ के जो एमओयू है वो जमीन पे उतरने लग गए, यानी उतरने वाले हैं, उनमें फाइनल बात हो गई है। ये राजस्थान सरकार बार बार बोल रही है। उसी में ये एक प्रमुख प्लांट है जो कि होंडा कोर्स इंडिया का ईवी प्लांट स्थापित होने जा रहा है। कहाँ, टप्पूकड़ा खेरतल तिजारा में। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएम खुद इस मीटिंग का हिस्सा थे और ये फाइनल अब हो गया है कि टप्पूकड़ा में ईवी का जो प्लांट है होंडा का वो स्थापित होने जा रहा है। आगे देखिए, विधानसभा चुनाव 2026 की जो घोषणा है वो हो चुकी है, हमने बात करी थी। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने 5 राज्यों के चुनावों की तारीखों की ऐलान कर दिया। ये किस में आता है, उनके प्रशासनिक कार्यों में। ठीक है, कुल मतदाता बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कुल सीटें इंपॉर्टेंट नहीं है। नतीजे 4 मई को आएंगे। जब रिजल्ट्स आएंगे तब हम इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेंगे, क्योंकि आरएएस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड है कि एक साथ 5 राज्यों के चुनाव हो रहे, तो अगले अगर 7, 8, 10 महीने में अगर मेंस होता है तो ये सवाल पूछा जा सकता है। तो इन 5 राज्यों में तत्काल आदर्श आचार संहिता जो है लागू होगी, क्योंकि आपको पता है जैसे ही इलेक्शन कमीशन डेट्स की घोषणा करता है उसी के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, जो कि एक रूल है जो आपको पता है। अब आगे देखेंगे अपन, थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा आपको आइडिया रहेगा इलेक्शन का कि राज्यवार परिदृश्य क्या है, कहाँ ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। सबसे पहले असम में होने जा रहे हैं, और यहाँ पे हेमंता बिस्व शर्मा जो है वो 2 बार के सीएम है बीजेपी के। तीसरी हैट्रिक लगाने का इनका प्रयास रहेगा, यानी कि तीसरी बार भी बीजेपी को सत्ता में लाने का प्रयास यहाँ पे हेमंत बिस्व शर्मा करेंगे। यहाँ प्रमुख मुद्दे क्या है, देखिए नागरिकता प्रमुख मुद्दा है, घुसपैठ है, पहचान और विकास, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है, स्पेशली असम जो है, इसकी बॉर्डर आपकी बंगाल से लगती है। बंगाल जो घुसपैठी वहां से आते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है, और अपनी असम की एक अलग पहचान बनाना, ये सारे जो है पॉलिटिकल मुद्दे हैं। और इसके बेस पे हेमंता बिस्व शर्मा तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश करेंगे। ये असम का मुद्दा है। पश्चिम बंगाल आपको पता है ममता बनर्जी लगातार वहाँ सीएम रही है, तो अपना जो गढ़ है ये बचाने की जद्दोजहद ये भी करेंगे।
और बीजेपी जो है कानून व्यवस्था को लेके काफ़ी हमलावर है। तो देखते हैं, ये दिलचस्प होने वाला है चुनाव। देखेंगे आगे जिस तरह के रिजल्ट आएंगे उनका हम एनालिसिस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट डाउन कर लेंगे जो हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगी। आगे तमिलनाडु, वहाँ डीएमके 2021 से सत्ता में है और डीएमके कोशिश करेगी कि वैसे ही नतीजे हमें मिले। एक अभिनेता विजय है साउथ के, उनकी टीवी के पार्टी है जो पहली बार मैदान में, इसलिए ये मुकाबला दिलचस्प है कि एक हीरो किस तरह का प्रदर्शन करता है, ये देखने वाली बात होगी जिसने पार्टी बनाई। और तमिलनाडु की राजनीति में लंबा इतिहास रहा है जहाँ पे इस तरह की सेलिब्रिटीज ने पार्टीज बनाई भी है और इलेक्शंस जीते भी हैं। जयललिता एक बड़ा उदाहरण था, एंटी रामाराम या समथिंग कुछ इस तरह के नाम थे। तो वो सब एंटी रामाराम या समथिंग, थोड़ा गूगल कर लेंगे, हम देख लेंगे, या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये जस्ट देखेंगे कि विजय जो है उसकी टीपी के पार्टी है जो कि सिलेक्शन में लड़ने जा रही है और कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, ऐसी संभावना है। केरल जो है, यहाँ एलडीएफ जो है तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश करेगी। वहीं कांग्रेस का यूडीएफ के साथ गठबंधन है, वो भी सत्ता में आने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है राज्यवार जो चुनावी मुद्दे हैं वो हमने कवर किए हैं। चलिए आगे देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ एक आया था आईटी एक्ट 2000। इसके तहत आईटी सेक्टर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किस तरह की गाइडलाइंस होनी चाहिए, किस तरह की नैतिक आचार संहिता होनी चाहिए, किस तरह के रूल रेगुलेशन होने चाहिए, तो 2000 में एक कानून लेके आया था। उस कानून में 2026 में अमेंडमेंट किया है डिजिटल मीडिया एथिक्स के नाम से, आईटी अमेंडमेंट्स रूल 2026 के हिसाब से। क्या हुआ है इसमें, देखिए डिजिटल मीडिया आचार संहिता लागू की गई है और दो उसके प्रमुख प्रावधान है। देखिए आपका एथिक्स जो है वो आपके मेंस के सिलेबस का हिस्सा है। दूसरा, टेक्नोलॉजी और इस तरह के नए डेवलपमेंट जो है संशय में मामलों के हिसाब से प्री में भी पूछा जा सकता है। क्यों हुआ है, सोशल मीडिया पर बढ़ते एआई के उपयोग के कारण। देखिए सोशल मीडिया पे बहुत सारी एआई जनरेटेड वीडियो डाले जा रहे हैं, एआई जनरेटेड इमेज डाली जा रही है और बहुत मुश्किल हो जाता है ये पहचानना कि क्या रियल है क्या फेक है, ठीक है। और हर, आपको पता है, हर इमेज और हर वीडियो का अपना एक इम्पैक्ट होता है। तो उस हिसाब से सरकार के लिए ये नैतिक कोड बनाना अनिवार्य हो गया था। इसलिए उन्होंने आईटी एक्ट 2000 में आईटी अमेंडमेंट्स रूल 2026 के नाम से नया दो नियम लागू किए हैं। क्या है दो नियम, सबसे पहला एआई इमेज लेबलिंग अनिवार्य, यानी एआई से बनी इमेज को लेबल करना अनिवार्य होगा। यानी जो भी इमेज एआई से बनी है, उस एआई इमेज को मान लो फेसबुक पे डाला है या इंस्टाग्राम पे डाला, तो ये फेसबुक और इंस्टाग्राम की जिम्मेदारी है कि वो उस पर लेबल लगाए कि भाई ये जो इमेज है ये नॉर्मल इमेज नहीं है, ये एआई से बनाई हुई इमेज है, ताकि लोग उस बात से अवेयर रहे कि भाई ये जो इमेज है एआई, तो लोग उससे कोई किसी तरह का कम्युनल राइट ना हो, किसी तरह का कोई विवाद ना हो, किसी तरह की कोई गलतफहमी लोगों को ना हो। क्योंकि आपको पता है हमारे इंडिया में डिजिटल जो लिटरेसी है वो काफ़ी कम है, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं और हर चीज़ के अपने मायने निकाल लेते हैं और कई सारे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज भी हो जाते हैं। इसलिए ये बोला गया है कि आप लेबल लगाएंगे इस पे कि भाई ये एआई जनरेटेड फोटो है और ये जिम्मेदारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की होगी, जैसे हमने बात करी। हाँ, अगर इमेज को असली दिखाने की कोशिश नहीं की गई है तो ये नियम लागू नहीं होगा। देखिए, एक होता है आदमी का इंटेंट होता है कि ये जो फोटो है इसको मैं असली दिखाने की कोशिश करूंगा और लोगों को प्रभावित करूंगा। एक होता है कि किसी ने जनरल इमेज डाली है यूं ही, तो उस पर ये नियम लागू नहीं है। लेकिन जिसने असली दिखाने की कोशिश करी है, किसी सीन को असली दिखाने की कोशिश करी है, तो वहां पे एआई जो लेबलिंग है वो अनिवार्य है। सबसे पहला काम किया है। दूसरा, जो कंटेंट इस तरह का जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम्स कर सकता है, या गलत कंटेंट है, या फिर हॉरर कंटेंट है, या फिर किसी तरह का सेक्सुअल कंटेंट है, उस कंटेंट को हटाने की समय सीमा पहले 24-48 घंटे काफी लंबी थी, उसको कम करके 2-3 घंटे कर दिए हैं। यानी हर प्लेटफॉर्म को एक इमीडिएट डिसीजन लेने वाला एक व्यक्ति, एक संस्था अलग से अपने अंदर बनानी होगी जो ये डिसीजन ले सके कि इस कंटेंट को तुरंत डाउन करना है, तुरंत हटाना है। तो ये दूसरा ये किया। क्या प्रावधान से क्या निकल के आया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ संतुलन बनाने की एक प्रयास है कि विवेकपूर्ण तरीके से चीजें रहें और सोशल मीडिया अपने नियंत्रण में रहे अपने हिसाब से, कि लोग उससे उस तरह से गलत तरीके से प्रभावित ना हो। ये प्रयास सरकार ने किया है। आगे एआई से जुड़ा हुआ एक और आर्टिकल हमने इंक्लूड किया, एक वर्ड है एस्ट्रो टर्फिंग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तक आप अपने आंसर्स में कीवर्ड यूज नहीं करेंगे तब तक आपको मार्किंग नहीं मिलेगी। तो इस तरह के जो नए कीवर्ड है एस्ट्रो टर्फिंग, ये आपको यूज करने चाहिए, ये आपको लिख के और याद कर लेनी चाहिए, ताकि आप अपने आंसर्स में यूज करें, इस कॉन्सेप्ट को अपने आंसर्स में यूज करें, तो आपके आंसर्स की एनरिचमेंट काफी ज्यादा हो जाती है। एआई से विश्वास का संकट पैदा हो रहा है, ये कैसे इस आर्टिकल में होता है हम आगे बात करेंगे। देखिए होता क्या, मैं आपको थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। एस्ट्रो टर्फिंग जो होती है, टर्फिंग, इसके माध्यम से क्या करते हैं, ये एआई चैटबॉट्स या एआई के माध्यम से कोई भी व्यक्ति ऐसे बोट्स का निर्माण कर देते हैं। वो बोट्स अपने आप से सोशल मीडिया अकाउंट्स बना देते हैं और फिर इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को ये बोट्स अपने हिसाब से जो भी इनको परसेप्शन डालना है, जिसके पक्ष में भी जनमत तैयार करना है,
उस तरह का ये एक रुख ले सकते हैं। इस रुख से क्या होगा, लोगों को लगेगा कि हाँ यार, ये परसेप्शन तो बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अमेरिका का चुनाव है, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पॉजिटिव न्यूज़ इस तरह के चैटबॉट्स अपने चैटबॉट्स से बनाए हुए सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से फैला रहे हैं। लोगों को लगेगा कि एक्चुअल कोई रोहित है, राम है, ठीक है, रोहित है, राम है, बट एक्चुअल में ना तो राम है ना रोहित है, ये चैटबॉट्स है जो कि एआई ने अपने टूल से बनाए हैं। और लोगों को लगेगा कि हाँ यार, ट्रंप को तो अच्छा खासा समर्थन है, तो लोगों की जो राय है, लोगों का जो वोटिंग बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, आप इसको इंडिया से भी रिलेट कर सकते हैं इस तरह के एग्जाम्पल से। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसको पढ़ लेते हैं। चलिए, हमारे एआई के दौर में प्रजातंत्र के लिए सबसे घातक संकट है एस्ट्रोटर्फिंग। हमने समझ लिया एस्ट्रोटर्फिंग क्या है। इससे क्या, जनरेटिव और एआई एजेंटिक एआई का उपयोग कर लाखों फर्जी जनता तैयार की जाती है, यानी लाखों ऐसे अकाउंट सोशल मीडिया तैयार किए जाते हैं जो लगते हैं कि कोई व्यक्ति इसको ट्वीट कर रहा है या इस पे सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहा है, बट एक्चुअल में कौन, ये बोट्स है, लाखों फर्जी जनता के रूप में एआई चैट बोट्स ने अपने सोशल मीडिया बोट्स तैयार किए हैं जिनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। क्या होता है एस्ट्रोटर्फ, एक्चुअल में क्या होता है, एक कृत्रिम घास होती है जिसको अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी लगा दिया जाता है, कहीं भी ढाल दिया जाता है। एआई की दुनिया में ऐसे असंख्य बोर्ड्स बनाकर उनसे सोशल मीडिया अकाउंट चलाए जाते हैं और संवेदनशील मुद्दों पर मनचाही सहमति या असहमति ली जाती है, यानी जो सेंसिटिव मुद्दे होते हैं इन पे इन सोशल मीडिया बोर्ड से अपनी सहमति या तो वो पक्ष में बुलवाएंगे या विपक्ष में, जो उनकी सहूलियत, जो उनको सूट करता है उस हिसाब से। वो लोगों को लगेगा कि यार ये लोगों की राय है, बट एक्चुअल में तो ये लोगों की राय है ही नहीं, क्योंकि वो फर्जी जनता है, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स है। देखिए, आप अगर एक एज ए व्यक्ति अगर सोशल मीडिया अकाउंट बनाते तो आप 4 अकाउंट्स बना लेंगे, 10 बना लेंगे, इंपैक्ट बहुत कम होगा। लेकिन आप एआई के माध्यम से लाखों अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, वो एक तरह का नैरेटिव, एक तरह का परसेप्शन बना सकते हैं, जिससे कि उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी ग्रुप को फायदा या नुकसान हो सकता है। देखिए, जनमत जो है प्रजातंत्र की रीढ़ है। जनमत यानी पब्लिक की ओपिनियन, और ये जो बोर्ड से ये पब्लिक की ओपिनियन को ही तो प्रभावित कर रहे हैं। जैसे अखबार, टीवी, सोशल मीडिया, संसद, चुनाव सभाएं, ये सब इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, खतरा क्या है। देखिए, खतरनाक डीप फेक से इस तरह के वीडियो बनाए जा सकते हैं जो कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय से के बीच में नफरत फैलाने वाले हों, इससे उन्माद पैदा हो सकता है, सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, और इस तरह की अनेक चुनौतियां हैं। तो इसको लेके जो है जो एआई की वजह से जो ट्रस्ट का संकट है वो काफ़ी बढ़ने वाला है इस तरह का, और इसका जो मेन एक एलिमेंट है एस्ट्रोटर्फिंग, वो निकल के सामने आ रहा है। आगे विश्वसनीयता का भी मोनेटाइजेशन हो सकता है, ये भविष्य का संकट है। देखिए कैसे, इंटरनेट ने सूचना का सामाजिकरण तो कर दिया, यानी कि लाखों लोग सूचना डाल रहे हैं, लाखों लोग सूचना कंज्यूम भी कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सएप से लेके एआई तक सब ओपिनियन बनाने और फैलाने के नए तरीके उभर रहे हैं। हर जगह ओपिनियन, परसेप्शन, इंटेंशन बनाने के, परसेप्शन बनाने के नए तरीके निकल के सामने आ रहे हैं। एआई जो इम्पैक्ट समिट 2026 इंडिया में हुआ था, उसमें क्या है, सूचना की विश्वसनीयता का संकट इतना बढ़ेगा कि अगर कोई विश्वसनीय होगा तो उसको पैसे मिलेंगे, यानी कि उसका मोनेटाइजेशन होगा, और इस बात की होड़ लगेगी कि कौन विश्वसनीय है, किसकी विश्वसनीयता ज्यादा है, किस व्यक्ति पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है, और इस बात से मोनेटाइजेशन होगा, यानी कि उस व्यक्ति को इस बात का पैसा मिलेगा। इस तरह का समय आने वाला है। ये बात एआई समिट में की गई थी। कृत्रिम जनमत का खतरा है, यानी कि जनमत लोगों को तो लगेगा रियल है, लेकिन वो जनमत कृत्रिम है, यानी कि कृत्रिम लोग, बोट्स, बल्कि खतरनाक डिफेक्ट्स वीडियो से प्रभावित वर्गों को सांप्रदायिक उन्माद की हद तक पहुंच सकता है। ये खतरा हमने पहले बात कर ली। आने वाले समय में विश्वास का संकट बड़ा खतरा है। ये प्रजातंत्र, समाज, सूचना तंत्र तीनों के लिए चुनौती है। देखिए, ये इस तरह का आर्टिकल है, ये इस तरह की सूचना जिसको हम एसए में, जिसको हम एथिक्स में, जिसको हम आईटी एक्ट से संबंधित अगर कोई आर्टिकल आता है, सूचना तकनीक से संबंधित, एआई से संबंधित अगर कोई आर्टिकल आता है, सब जगह यूज कर सकते हैं। और यही जो बात है यहाँ पे नीचे लिखी गई है। तो ये सारी बात थी। आज हमने काफ़ी लंबी डिस्कशन हो गई। मंडे है, आपको पता है, मंडे को हम सैटरडे और संडे वाली न्यूज़ भी, कुछ न्यूज़ अभी भी छूट गई, ट्यूसडे को हम इंक्लूड करेंगे। क्या क्या हमने राजस्थान राज्य के स्वास्थ्य के बारे में जो है हमने डिस्कस किया, नीति आयोग की रिपोर्ट किस तरह की बातें कर रही है, अलूरी सीताराम राजू के बारे में हमने विस्तार से बात करी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो ज्ञानेश कुमार जी है उनके जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है इसके बारे में बात करी, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है उनके बारे में बात करी। ठीक है, डिजिटल मीडिया, एआई के जो खतरे हैं, एस्ट्रोटर्फिंग है, उसके बारे में हमने बात करी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थोड़ी लंबी हो गई, उम्मीद करता हूँ बहुत कम लोग आप में से इतने लास्ट तक पहुंचेंगे, बट जो भी है, अगर आपने बहुत तन्मयता के साथ तैयारी करी है। देखिए, आज अगर थोड़ा पेन लिया, थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं भी लग रहा है, पढ़ना किसको अच्छा लगता है, ठीक है, नॉलेज लेना किसको अच्छा लगता है। एक्चुअल में तो ये बोरिंग प्रोसेस है, बट अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है, अगर आपको किसी एग्जाम में सफल होना है, तो ये करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, फिर कल मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से स्टडी करिए और अपने सपनों के लिए जिए, मेहनत करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।